Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. This is your biology mentor Dr. राजेश तिवारी. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. उसके बारे में हमने तमाम बातें आपसे कर लिया है. हम पढ़ चुके हैं कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसमें क्या क्या शामिल होता है. उसमें हमने बताया था कि इसमें शामिल होता है एपिडर्मिस और उससे जुड़ी हुई स्ट्रक्चर. तो जुड़ी स्ट्रक्चर में क्या होता है आप जानते हैं. तो एपिडर्मिस से आप जानते हैं डिफरेंट टाइप के यहाँ पर हेयर हो सकते हैं, ट्राइकोम हो सकते हैं, स्टोमेटा हो सकता है, क्यूटिकल हो सकता है, यही सब होता है. तो हमने एपिडर्मिस की पूरी स्ट्रक्चर डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपको डिस्कस कर लिया था. हमने क्यूटिकल के बारे में सारी बात आपके साथ कर लिया था कि क्यूटिकल कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती. याद करिए, हमने बताया था आपको कि क्यूटिकल जो होती है एपिडर्मिस के ऊपर, याद करिए हमने पढ़ा था इस तरह से कि मान लीजिए अगर एपिडर्मिस इस तरह से एपिडर्मिस है तो इसके ऊपर हमने कहा था कि एक क्यूटीन जो फैटी सब्सटेंस है इसी का इसके ऊपर क्या होता है, ऐसे यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर एक कवरिंग हो या कोटिंग होती है. इसी को नाम दिया था हम लोगों ने क्यूटिकल, है ना. तो इस तरह से आप देखिए कि अगर हमारी एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस अगर है तो इसी रेड जो हमने रेड से बनाया इसी का नाम था क्यूटिकल. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता है, याद रखिएगा. हमने कहा था जो क्यूटिकल होती है वो कहाँ पर पढ़ा गया था कि रूट्स में नहीं होती है. उसके लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट ये बताया था कि क्यूटिकल का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो जो यहाँ पे ट्रांसपिरेटरी जो लॉस होता है, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में वाटर का लॉस होता है उसी को चेक या मिनिमाइज करना होता है. तो जहाँ पे ट्रांसपिरेटरी लॉस के चांस नहीं होते हैं वहाँ पे क्यूटिकल नहीं होती है, या जहाँ पे ट्रांसपिरेटरी लॉस के चांस बहुत कम होते हैं वहाँ पे क्यूटिकल बड़ी थिन होती है, और जहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे क्यूटिकल काफ़ी थिक हो जाएगी. तो वहीं पर हमने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया था कि रूट में आप जानते हैं रूट चूंकि अंडरग्राउंड होती हैं इसलिए वाटर लॉस का वहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता, इसलिए रूट में क्यूटिकल नहीं पाई जाती. क्यूटिकल कहाँ नहीं पाई जाती, कहाँ पाई जाती है, कहाँ थिन है, कहाँ थिक है, ये सारी बात मैंने डिस्कस आपके साथ कर लिया था, है ना. स्टेम में और लीफ में जो मतलब जो अबव ग्राउंड पार्ट है वहां पे ट्रांसपिरेटरी लॉस का आप जानते हैं चांस है, इसलिए वहां पर क्यूटिकल पाई जाती है ना. फिर मैंने कहा था जो मीजोफिटिक एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है वहां पे क्यूटिकल बड़ी थिन होती है. जो जीरोफिटिक एरिया है वहाँ क्यूटिकल काफी थिक होती है. तो स्टेम में और लीफ में हमने कहा था क्यूटिकल पाई जाती है, लेकिन हमने भी कहा था कि वही अगर प्लांट अगर आपका अगर हाइड्रोफाइट सबमर्ज हाइड्रोफाइट है, अगर पानी के अंदर डूबा हुआ प्लांट, तो आप जानते हैं कि भले ही स्टेम और लीफ अगर हाइड्रोफाइट का रहेगा वहां पर क्यूटिकल नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं वाटर में ट्रांसपिरेटरी वाटर लॉस का कोई चांस नहीं होता हाइड्रोफाइट में, इसलिए वहां पर भी नहीं पाई जाती. ये सारी बात आप हम डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं बात करने वाला हूं कि एपिडर्मिस के ऊपर जो यहाँ पे हेयर्स पाए जाते हैं, जो ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, उनका क्या है, क्या वेरिएशन वहां पर होता है. तो देखिए ऐसा, तो मैं लिखा है क्या, मैंने लिखा है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिडर्मिस. और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो आज मुझे बात करना है क्या, मुझे बात करना है एपिडर्मल हेयर के बारे में. एपिडर्मल हेयर के बारे में बात करना है. और दूसरी बात हमको आपके साथ करनी है क्या, ट्राइकोम्स की बात करनी है, क्योंकि हम लोग क्यूटिकल पढ़ चुके हैं. ट्राइकोम्स की बात हमको यहाँ पे करनी है. ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए इसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस अभी नहीं है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. ट्राइकोम्स की बात हम लोग को यहाँ पर करनी है. अब याद रखिए जो रूट्स होती हैं ना, रूट्स याद करिए, जो रूट्स होती हैं, रूट्स में सिंगल लेयर्ड यहाँ पे ध्यान दिए, रूट्स जो होती हैं, रूट्स में यहाँ पे क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होती है ना, यहाँ पे ऐसे सिंगल लेयर्ड यहाँ पे ऐसे आउटग्रोथ के रूप में यहाँ पर ऐसे ये हेयर पाए जाते हैं. ऐसे मान ली कहा जाए कि अगर ये एपिडर्मल अगर सेल है, मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि एपिडर्मल अगर ये सेल है तो इसमें इस तरह से यहाँ पर हेयर्स यहाँ पर पाए जाते हैं. इस तरह से ये रूट की एपिडर्मिस है ना. यही क्या कहलाते हैं, यही कहलाते हैं रूट हेयर्स. अच्छा एक बात याद रखिए कि रूट के केस में जो एपिडर्मिस होती है ना, रूट्स की जो एपिडर्मिस होती है इसको हम लोग कहते हैं
राइजोडर्मिस, हालांकि है तो एपिडर्मिस ही, थोड़ा नाम बदला इसका है, इसको हम लोग राइजोडर्मिस कहते हैं, है ना। और या इसको हम लोग कहते हैं इपीब्लेमा, ये सब नाम आप याद रखिए, इपीब्लेमा कहते हैं। और इसी को हम लोग पीलीफेरस लेयर भी कहते हैं, पीलीफेरस लेयर, इन सारे नाम से इसको हम लोग जानते हैं। मतलब रूट के एपिडर्मिस को जनरली हम लोग राइजोडर्मिस या इपीब्लेमा या पीलीफेरस लेयर कहते हैं। अब इसका करेक्टर हमने क्या बता दिया आपको कि रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं पाई जाती है ना। हम क्या लिख सकते हैं ध्यान यहाँ पर, अगर हम रूट्स की बात अगर करें एपिडर्मिस की, तो पहली बात क्या कि क्यूटिकल यहाँ पर एब्सेंट होती है, क्यूटिकल एब्सेंट, ये पार्ट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट क्या रखना है कि यहाँ पे यूनिसेलुलर, ये देखिए यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर्स हैं, यूनिसेलुलर रूट हेयर पाए जाते हैं, रूट हेयर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो दूसरा पॉइंट आप इसी को मान लीजिएगा यहाँ पर। और तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि इसमें स्टोमेटा नहीं होता, यहाँ पे स्टोमेटा नहीं होता, तो स्टोमेट्स आर एब्सेंट, स्टोमेट्स यहाँ पर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। तो 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए कि जो एपिडर्मिस ऑफ जो रूट होती है, वहां पहले आपने क्या कहा कि क्यूटिकल यहाँ पे नहीं पाया जाता, क्यूटिकल यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट है, फिर यूनिसेलुलर यहाँ पे रूट हेयर्स होते हैं और स्टोमेटा यहाँ पे एब्सेंट होता है। 3 बात आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है ना। रूट के एपिडर्मिस को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे राइजोडर्मिस या इपीब्लेमा या पीलीफेरस लेयर। स्टेम के एपिडर्मिस से किस मामले में डिफरेंट है, बाकी बात आप स्टेम की बात के केस में आपने पढ़ाई था कि स्टेम में क्या कहा था आपने, वहां कहा था क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, याद करिए। फिर आपने कहा था वहां पर स्टोमेटा पाया जाता है, हेयर की बात अभी हम नहीं किए थे, कर लेंगे, ठीक है ना। अभी हम रूट से शुरुआत किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट आप रूट के बारे में याद रखिएगा। इसी को देख करके हम पहचान सकते हैं कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये रूट का है कि स्टेम का है। अगर स्टोमेटा है तो या तो स्टेम का होगा एपिडर्मिस या फिर लीफ का होगा। हालांकि आप जानते हैं फ्लोरल पार्ट में भी स्टोमेटा होते हैं। अब आगे इस पर हम चर्चा करेंगे स्टोमेटा के बारे में। ऐसे यहाँ जो हेयर्स होंगे यूनिसेलुलर हेयर्स होंगे तो वहां पे मल्टी सेलुलर होते हैं। तो स्टेम के केस में मल्टी सेलुलर, तो इसको हम लोग ट्राइकोम कह देते हैं वहां पे, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टोमेटा नहीं है और क्यूटिकल भी यहाँ पर नहीं है। तो स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट, रूट में क्यूटिकल एब्सेंट। स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट, रूट में स्टोमेटा एब्सेंट। रूट में जो है रूट हेयर्स होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, और यहाँ पर आप जानते हैं कि स्टेम में वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं, आपको याद होना चाहिए। और इस यूनिसेलुलर हेयर का काम क्या होता है, रूट हेयर का, इनका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो जो यूनिसेलुलर जो रूट हेयर्स हैं, अगर मुझे इसके फंक्शन के बारे में कहना हो तो मैं क्या कहूँगा, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इनका फंक्शन होता है। और इसी को इंश्योर करने के लिए आप जानते हैं यहाँ पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। अगर क्यूटिकल पाई जाएगी तो आप जानते हैं क्यूटिकल क्या होती है, वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है। और जब वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाएगी तो उस कंडीशन में जो सॉइल का वाटर है वो रूट के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप जानते हैं रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं पाई जाती, ठीक है ना। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो रूट में ये हाल होता है। अब आइए थोड़ा सा हम स्टेम की बात कर लें। स्टेम में क्या होता है, तो अगर बात अगर स्टेम की होगी तो याद रखिएगा स्टेम के केस में यहाँ जो एपिडर्मिस होती है, आपने कहा दिया यहाँ पर एपिडर्मिस है, इस तरह से एपिडर्मिस है। तो रूट में तो असल में जो सेल होती है उसी का इलांगेशन हो जाता है या उसी का प्रोट्रूजन हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है स्टेम में, पहली बात ध्यान दीजिएगा, स्टेम अगर आपका मोनोकाट है, और अगर मोनोकाट है तो यहाँ पे कोई एपिडर्मल आउटग्रोथ नहीं पाई जाएगी, कोई ट्राइकोम यहाँ पर नहीं पाया जाएगा।
तो एक लाइन में आप समझ लीजिए क्या कि यहाँ पे हेयर्स एंड ट्राइकोम दो नहीं होते हैं, यानी इपिडर्मल जो हेयर हैं वो भी नहीं होंगे, इपिडर्मल हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, ट्राइकोम मतलब मल्टीसेलर हेयर, ट्राइकोम्स यहां पर एब्सेंट होते हैं, है ना। लेकिन अगर यही स्टेम अगर आपका डाई काट हुआ तो, अगर डाई काट हुआ तो देखिए तब बात यहां पर मान लीजिए मोनोकाट का है, समझ लीजिए कि ये किसका है, ये मोनोकाट की एपिडर्मिस है ना। लेकिन यही एपिडर्मिस अगर डाई काट की होती, ध्यान दीजिए, अगर यही एपिडर्मिस अगर डाई काट की होती तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो होता है इस जगह पे, यहाँ पे स्टोमेटा तो खैर होगा ही, आप चाहें तो बीच में इंटरप्ट करके स्टोमेटा बना लीजिएगा। यहाँ मान लो हमने कैसे यहाँ पे आप स्टोमेटा बना लेना, यहाँ पर ऐसे मान यहाँ पर भी स्टोमेटा हमारा हो गया, वो देखा जाएगा स्टोमेटा पड़ा था इसमें। लेकिन यहाँ जो हेयर्स होते हैं ध्यान दीजिएगा ये मल्टी सेलर होते हैं, यानी इसके ऊपर याद रखिएगा यहाँ पर जो होते हैं वो इस तरह से मल्टी सेलर यहाँ पे हेयर पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिए कैसे हैं, ये मल्टी सेलर हैं, यहाँ पे मल्टी सेलुलर, यहाँ पे इपिडर्मल हेयर, इपिडर्मल हेयर, और इन्हीं को ट्राइकोम कह रहे हैं, यही है ट्राइकोम, यहाँ पे ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिए मैं इपिडर्मल हेयर और ट्राइकोम की बात कर रहा हूं, बाकी आप जानते हैं कि स्टेम में अगर है तो क्यूटिकल होगी, यहाँ पर स्टोमेटा होगा यहाँ पर, तो हम क्यूटिकल स्टोमेटा यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, वो हम ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, स्टोमेटा आगे हम देखेंगे, क्यूटिकल हम देख चुके हैं, तो क्यूटिकल हम नहीं बना रहे हैं। मान लिया अगर क्यूटिकल अगर बनाना होता तो हम क्या करते, हम यहाँ दिखाते कि देखिए यहाँ पर एक क्यूटिकल है, यहाँ पे क्यूटिकल है, स्टेम है तो यहाँ पे क्यूटिकल होगी, यहाँ पर भी क्यूटिकल होगी, स्टोमेटा है तो वहाँ पर नहीं होगी, यहाँ क्यूटिकल होगी। तो क्यूटिकल की बात ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो क्यूटिकल को मैं यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं इस समय यहाँ पे इपिडर्मल जो प्रोजेक्शंस हैं, जो यहाँ पे हेयर्स हैं, जो ट्राइकोम्स हैं, उनकी बात हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर स्टेम अगर आपका मोनोकाट होगा, ध्यान दीजिए तो क्या है, ये इसकी एपिडर्मल देखिए यहाँ पे कोई यहाँ पे एपिडर्मल हेयर है ही नहीं है। लेकिन अगर डाई काट का, ध्यान दीजिए अगर डाई काट का है, ये है एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम है, ये क्या है, ये है एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम। इसी को देख के हम बता सकते हैं कि किसका है, एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम है, ध्यान दीजिएगा ऑफ डाइकाट स्टेम है, डाइकाट स्टेम। तो पहले समझना है कि स्टेम का क्यों है, तो आप कह रहे हैं देखिए भाई यहाँ पर स्टोमेटा दिखाया गया है, यहाँ पर स्टोमेटा है, हालांकि ये बिल्कुल ओपन होता है, आप यहाँ हटा सकते हैं, तो स्टोमेटा दिखाई पड़ रहा है और क्यूटिकल दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए दोनों क्यूटिकल हमने दिखाया है, एक क्यूटिकल है, तो इसी स्टोमेटा और क्यूटिकल को देख के हम कह सकते हैं कि ये स्टेम का है, रूट का नहीं है ना। स्टोमेटा और क्यूटिकल को देख के हम कह रहे हैं कि ये स्टेम का एपिडर्मिस है, रूट का नहीं है, क्योंकि रूट में ना तो स्टोमेटा होता है ना तो वहां पे क्यूटिकल होती है। अब स्टेम का तो भाई क्लियर हो गया कि स्टोमेटा है और क्यूटिकल है, तो स्टेम का हो गया। अब हमको पता करना हो अगर कि ये जो एपिडर्मिस है डाइकाट का है कि मोनोकाट का है, ध्यान दीजिएगा मोनोकाट स्टेम के एपिडर्मिस में कोई यहाँ पे एपिडर्मल हेयर नहीं पाए जाते, कोई ट्राइकोम्स यहाँ पे नहीं पाए, देखिए हमने कहीं कुछ नहीं बनाया यहाँ पे, खाली हमने क्यूटिकल स्टोमेटा बनाया हुआ है। लेकिन देखिए डाइकाट में हमने क्या किया है, वो भी मल्टी सेलर, रूट में कैसा होता है, यूनिसेलर होता है, स्टेम में मल्टी सेलर होता है, मल्टी सेलर यहाँ देखिए हमने यहाँ पे एपिडर्मल हेयर, इसको हम ट्राइकोम कहते हैं, हमने बनाया है। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि एपिडर्मिस, अच्छा ये तो फिगर है ना, तो फिगर तो आप देख के समझ लीजिए आप लोग। अब देखिए जैसा फिगर के ही आसपास थोड़ा बहुत लिख लिया करिए अपना, ताकि बार बार बुक ना पढ़ना पड़े, बार बार लिटरेचर आपको ना पढ़ना पड़े, क्यों थ्योरी बार बार पढ़ोगे भाई, अपने बुक के अगल बगल अपना लिख लिया करो। और थोड़ा सा कहा जाता है ना कि जितना पढ़िए उससे ज्यादा आप सोचिए, तो थोड़ा बैठ के सोच लीजिए आप कि एपिडर्मिस जो रूट की होती है स्टेम से किस मामले में डिफरेंट होती है। तो आप जानते हैं रूट के एपिडर्मिस में आप जानते हैं कि ना तो स्टोमेटा होता है और ना क्यूटिकल होती है, स्टेम में स्टोमेटा भी होता है क्यूटिकल भी होती है, ये हमारा हो गया। यानी क्यूटिकल अगर है तो इसका मतलब हमारा ये रूट स्टेम का है। अब हम देखेंगे कि वो डाइकाट का है कि मोनोकाट का है, तो सिंपल सी बात आप देख रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर हेयर नहीं है, हालांकि स्टोमेटा का शेप में भी अंतर होता है, जो आगे चल के हम देखेंगे है ना, स्टोमेटा के शेप में अंतर होता है ना, तो अभी उसकी बात हम बाद में करेंगे।
अभी हम इसी की बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कोई अगर यहाँ पे हेयर नहीं है तो समझ जाएंगे किसका है, यहाँ पे मोनोकाट स्टेम का है। और अगर मल्टी सेलर अगर यहाँ पे हेयर है जिसको हम ट्राइकोम कहते हैं तो क्या है, डाइकाट स्टेम का है। तो इस तरह से आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास जो एपिडर्मिस है वो किसकी है, वो रूट की है कि स्टेम की है ना। और अगर स्टेम की है तो डाइकाट स्टेम की है अथवा मोनोकाट स्टेम की है, ये आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक, आई होप कि अब कोई डाउट आपको नहीं होगा। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम कैसा होता है, एपिडर्मिस ऑफ रूट कैसी होती है, एपिडर्मिस ऑफ मोनोकाट स्टेम कैसा होता है, और एपिडर्मिस ऑफ डाइकाट स्टेम कैसा होता है, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अगली स्ट्रक्चर क्या है, अगली स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ भी देखेंगे और जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखा जाएगा। तो अगर हम स्टोमेटा की अगर बात करें, जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हमारी स्टोमेटा है, तो पहली बात याद रखिएगा कि रूट्स में एब्सेंट, पहला पॉइंट क्या कि एब्सेंट इन रूट, एब्सेंट इन रूट्स याद रखिए। और कहाँ एब्सेंट होते हैं, स्टेम में लीफ में प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोफाइट होते हैं, जो सबमर्ज हाइड्रोफाइट हैं, उनके स्टेम और लीफ में भी नहीं पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ एब्सेंट याद रखिएगा, इन रूट्स एंड, और कहाँ कहाँ एब्सेंट होंगे ध्यान दीजिएगा, एंड स्टेम एंड लीव्स में भी एब्सेंट होते हैं। लीव्स ऑफ किसका, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में नहीं पाए जाते, ध्यान दीजिएगा। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट यानी जो हाइड्रोफाइट जो प्लांट पानी में डूबे होते हैं, उनके स्टेम और लीफ में भी नहीं पाए जाते, ये बात ढंग से आप याद रखिएगा। और अगर पाए भी जाएंगे तो रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह याद करेंगे कि रूट में स्टोमेटा नहीं पाए जाते, स्टेम और लीफ में पाए जाते हैं, फ्लोरल पार्ट्स में पाए जाते हैं, रूट को छोड़ के कहीं भी पाए जा सकते हैं, है ना। लेकिन वही लीफ और स्टेम अगर पानी में डूबे हुए प्लांट का है, मतलब हाइड्रोफाइट का है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट का है, तो वहां पर स्टेम और लीफ में भी नहीं पाए जाएंगे। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट, जो हमने व्हाइट से लिखा ये बात इंपॉर्टेंट है। रूट में नहीं पाया था, ठीक है, स्टेम और लीफ पाया था हम जानते हैं, लेकिन यहाँ का नहीं, स्टेम और लीफ में भी नहीं पाए जाते हैं, किसके, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट के। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट के देखिए, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट के यहाँ पे लीव्स और स्टेम में भी नहीं पाए जाते, ध्यान दीजिए, एब्सेंट हैं, एब्सेंट हैं, ठीक है ना, ये बात याद करना है। अच्छा, दूसरी बात समझिए, एल्गी में कोई स्टोमेटा नहीं पाया जाता, फंजाई में वैसा कोई स्टोमेटा नहीं पाया जाता। स्टोमेटा की शुरुआत कहां से होती है याद रखिएगा, जो ब्रायोफाइटा का सबसे एडवांस क्लास है, ध्यान दीजिए। यानी कि देखिए, थोड़ा सी बात मैं लिख रहा हूं यहां पर, स्टोमेट्स आर एब्सेंट इन एल्गी, एल्गी में नहीं होते, एंड लोअर ब्रायोफाइट में भी नहीं होते, लोअर ब्रायोफाइट्स में भी नहीं होते, ठीक है ना। तो होते कहां पर हैं, अगला पॉइंट यहां पर है कि कहां पाए जाते हैं। तो स्टोमेट्स आर फाउंड इन, अगली बात हो जाए, तो स्टोमेट्स आर फाउंड इन, स्टोमेट्स आर फाउंड इन, कहां पे ध्यान दीजिए, लोअर ब्रायोफाइटा में नहीं है। जो आप जानते हैं कि जो हायर ब्रायोफाइट्स हैं उनके कैप्सूल में पाया जाता है, लोअर में नहीं। मतलब कि ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हिपैटिकोप्सिडा, आगे हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रुप, वहां देखा जाएगा, जो हिपैटिकोप्सिडा के मेंबर होते हैं वहां पे नहीं पाया जाता, मतलब रिक्सिया में नहीं होगा, मार्केंसिया में नहीं होगा, वहां पर नहीं होगा। लेकिन जो एंथोसिरोटॉप्सिडा हैं, एंथोसिरास जिसका मेंबर है, और जो ब्रायोप्सिडा हैं जिसमें आप जानते हैं मास आप पढ़ते हैं, तो उनके कैप्सूल में पाया जाता है। यानी हायर ब्रायोफाइटा से ही सबसे पहले स्टोमेटा की शुरुआत होती है। और फाउंड इन कहां पे, ध्यान दीजिएगा, कैप्सूल, कैप्सूल वॉल ऑफ हायर ब्रायोफाइट्स, हायर ब्रायोफाइट्स,
और यहाँ पर मेरा हायर ब्रायोफाइट कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं। एग्जाम्पल, कैप्सूल ऑफ एंथोसिरास, एंथोसिरास एंड मॉसेस, फ्यूनेरिया कह सकते हैं, एंथोसिरास एंड फ्यूनेरिया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, फ्यूनेरिया यानी कि इसको हम लोग मॉस भी कहते हैं ना, मॉस। यानी सबसे पहले स्टोमेटा की शुरुआत कहाँ से होती है, एल्गी में नहीं है, फंजाई में भी नहीं, इस तरह का स्टोमेटा, हम ग्रीन प्लांट की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा के लोअर मेंबर में नहीं है, कहाँ पर है, ब्रायोफाइटा का जो हायर मेंबर है, एंथोसिरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, तो उनके स्पेशली कैप्सूल जो होता है, आपने पढ़ा होगा ना, वहाँ पर स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं, फूड सीटा और कैप्सूल, आगे सब पढ़ा जाएगा जब हम लोअर प्लांट पढ़ेंगे तो उनके कैप्सूल वाल में पाया था। और एग्जाम्पल रट लीजिए किसका, एंथोसिरास के कैप्सूल वाल में होंगे और फ्यूनेरिया और मास के कैप्सूल वाल में स्टोमेटा पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ब्रायोफाइटा में स्टोमेटा को पूरी तरह से आप एब्सेंट नहीं करेंगे, ब्रायोफाइटा का ही ये क्लास भी है, ये प्लांट भी है, यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब टेरिडोफाइटा में होंगे, है ना, ध्यान दीजिए, टेरिडोफाइटा में होंगे, जिम्नोस्पर्म में भी होंगे और एंजियोस्पर्म में भी होंगे, सब में होंगे। यानी शुरुआत कहाँ से होती है, बात याद रखिएगा, इसके बाद तो सब में होंगे ही होंगे। यानी एंथोसिरास और फ्यूनेरिया या मास के कैप्सूल वाल से शुरुआत हो जाएगी और आगे चल के सब टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में सब जगह पाया जाएगा, है ना। यहाँ शुरुआत कर लीजिए और यहाँ पे और क्या कर दिए, प्लस जोड़ दीजिए, क्या, टेरिडोफाइटा में होगा, लाइक हमने बता दिया, और क्या होगा, जिम्नोस्पर्म में भी स्टोमेटा होंगे और कहाँ पर, एंजियोस्पर्म में भी स्टोमेटा होंगे। शुरुआत कहाँ से करनी है, बात आप याद रखिएगा, स्टोमेटा यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब स्टोमेटा की जरा हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा क्या होते हैं, एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, सबको मालूम है। तो स्टोमेटा में क्या होता है, हालांकि स्टोमेटा का शेप अलग अलग होता है, अगर मैं जनरल बात करूं तो यहाँ पर ऐसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक ऐसे गार्ड सेल्स होती हैं, इस तरह से गार्ड सेल्स होती हैं और इसको सराउंड करती हुई सर्टेन नंबर ऑफ जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्टेन नंबर ऑफ जो होते हैं यहाँ पे सब्सिडियरी सेल्स होती है। मान लिया हमने ऐसे दिखा दिया आपको, ये सब्सिडियरी सेल्स यहाँ पर होती है ना। ध्यान दीजिए, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये जो हमने व्हाइट से लिखा है क्या है, ये है गार्ड सेल, ये गार्ड सेल होती हैं, ये भी है और ये भी है, ये दोनों हैं, ये भी हैं और ये भी है, ये दोनों गार्ड सेल्स। और ये क्या है, सब्सिडियरी सेल है, सेल होती है। और देखिए बीच का जो ये वाला पार्ट है ना, यही इसका पोर कहलाता है, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग या इंस्ट्रूमेंटल पोर कहते हैं। यही जो हमारा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये देखिए यहाँ, ये वाला पार्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंटल पोर या ओपनिंग है, इंस्ट्रूमेंटल पोर या इसको ओपनिंग कह लीजिए। यहाँ पर ये हो गया आपका पोर या ओपनिंग हो गई। तो मैंने याद रखना है कि यहाँ पर गार्ड सेल होती है, इंस्ट्रूमेंटल पोर या ओपनिंग होती है और ये सब्सिडियरी सेल्स होती हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए आप क्या करना है कि जो गार्ड सेल की जो इनर वाल होती है ना, ध्यान दीजिएगा, ये इनर वाल में ऐसे यहाँ पे गर्डलिंग होती है, यहाँ पे सेलुलोज की ऐसे यहाँ पे गर्डलिंग होती है, जिससे क्या होता है, ये थिक वाल्ड हो जाता है, इनर वाल खाली। और इसका यूज हम करेंगे जब हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटा पढ़ेंगे अपने प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पर इसका यूज किया जाएगा, है ना। यानी जो इनर वाल होती है गार्ड सेल कैसे होती है, थिक होती है। तो गार्ड सेल है ना, इसमें आज क्या आप याद करेंगे कि सेलुलोजिक गर्डलिंग, सेलुलोजिक गर्डलिंग ऐसे रिंग टाइप का ऐसे यहां पर पाया जाता है, गर्डलिंग इन इनर वाल, खाली इनर वाल याद रखिएगा, इनर वाल ऑफ गार्ड सेल मेक्स देम थिक वाल, उसको थिक वाल बना देती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आप स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पर आपके बहुत काम आने वाला है, इसलिए इस पॉइंट को स्पेशली आप याद रखिएगा। मेक्स देम थिक वाल्ड, थिक वाल्ड एंड अनस्ट्रेचेबल,
स्ट्रेचेबल इनवर्डली, अंदर की तरफ जो होगी ये अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रेच नहीं करेगी, खाली बाहर की तरफ स्ट्रेच करेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब के लिए? जब हम इंस्ट्रूमेंटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपने प्लांट फिजियोलॉजी में, तो वहां पर ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। जो इनर वॉल होती है उसमें से सेलुलोजिक ऐसे गर्डलिंग होती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिससे थिक वॉल्ड हो जाती है और इससे ये अंदर की तरफ नहीं आ पाती, खाली बाहर की तरफ खिंचती है। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। आउटर वॉल जो होती है थिन वॉल्ड होती है ना। ये देखिए क्या है, इसकी क्या है, आउटर वॉल थिन वॉल्ड होती है। इसकी जो आउटर वॉल है वो क्या होती है, वो थिन होती है। ठीक है ना, और हाईली इलास्टिक होती है, हाईली स्ट्रेचेबल होती है। इस पॉइंट को स्पेशली आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। दूसरी बात याद क्या करेंगे कि अभी हमने जो फिगर बनाया, देखिए गार्ड सेल को हमने कैसा बनाया है, किडनी शेप या रेनी फार्म बनाया है। तो जो डाइकाट स्टेम्स होते हैं, डाइकाट का जो स्टोमेटा होता है वो ऐसे, उसकी गार्ड सेल कैसी होती हैं, रेनी फार्म या किडनी शेप्ड होती हैं। और दूसरी बात हमने आपको पहले ही बताया था कि गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो गार्ड सेल के अंदर याद रखिएगा, हम आगे लिख भी दे रहे हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है कि गार्ड सेल्स हैव, लेकिन ध्यान दिए मैंने बताया था आपसे कि क्लोरोप्लास्ट होता तो है बट नॉन फंक्शनल होता है। क्यों नॉन फंक्शनल होता है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो रूबिस्को होती है वो नहीं पाई जाती है ना। याद करिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन के लिए रूबिस्को एंजाइम या किसी कार्बोक्सिलेज एंजाइम का होना जरूरी है। ये सारी बात हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ते समय, वही यहाँ पे एब्सेंट होती है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट तो गार्ड सेल में होता है, लेकिन ये कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो गार्ड सेल्स हैव क्या, नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता तो है लेकिन नॉन फंक्शनल क्लोरोप्लास्ट। और क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्या नहीं होता यहाँ पर, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है वो नहीं पाई जाती। ये सब पॉइंट आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब, एंजाइम, और इसका नाम है रूबिस्को। ये हमारे फिजियोलॉजी में काम आएगा कि गार्ड सेल का क्लोरोप्लास्ट नॉन फंक्शनल क्यों होता है, हमने आपको बता दिया। दूसरी बात याद क्या रखेंगे आप लोग, देखिए मोनोकाट का जो गार्ड सेल होती है, वो मोनोकाट की गार्ड सेल कुछ ऐसे होती है, डम्बेल शेप्ड होती है। ये डम्बेल शेप्ड, यानी कि गार्ड सेल ऑफ मोनोकाट्स, आर डम्बेल शेप्ड। फिगर आपके सामने है, डम्बेल शेप्ड है। लेकिन डाइकाट में कैसी होती हैं, किडनी शेप्ड होती हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था। यानी कि गार्ड सेल्स, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब आप याद रटे रहेंगे। गार्ड सेल्स ऑफ डाइकाट ये कैसे होते हैं, रेनी फार्म, ऐसे किडनी शेप्ड होती है इस तरह से। इसी को हम कहते हैं रेनी फार्म या किडनी शेप्ड। या इसी को आप कह सकते हैं रेनी फार्म। इसको आप बीन शेप्ड भी कह सकते हैं, या आप इसको बीन शेप्ड कह लीजिए, सेम जैसा, सेम के बीज जैसा, है ना। तो डाइकाट में ऐसा होता है, मोनोकाट में ऐसा होता है। ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किस तरह के लीफ में स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है ना। तो ध्यान दीजिए, जो आप जानते हैं एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो डाइकाट की जो लीव्स होती हैं उनमें आप कहते हैं ना कि डार्सो वेंट्रल, यानी वहाँ डार्सल और वेंट्रल सरफेस होता है। तो डार्सल और वेंट्रल सरफेस में वहाँ पर बटी होती है लीफ,
इन दोनों जो फेस होता है डाइकॉट प्लांट की लीफ का एक जैसा नहीं होता है। तो वहां पे क्या ध्यान दीजिएगा, डाइकॉट लीफ में लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होता है देन अपर सरफेस। ध्यान दीजिएगा, डाइकॉट लीफ में लीफ के दोनों सरफेस पे स्टोमेटा तो होते हैं, लेकिन दोनों सरफेस पे स्टोमेटा की संख्या बराबर बराबर नहीं होती। लोअर सरफेस पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं देन अपर सरफेस, है ना। ये पॉइंट भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इन डाइकॉट लीव्स, इन डाइकॉट लीव्स, ये लीफ कैसी होती है, डार्सोवेंट्रल। ये डार्सोवेंट्रल लीफ होती है, यानी जिसपे डार्सल और वेंट्रल सरफेस होते हैं। डार्सोवेंट्रल लीफ क्या कहते हैं कि लोअर एपिडर्मिस जो होता है इसमें ज्यादा स्टोमेटा होते हैं। लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा देन अपर सरफेस, देन अपर सरफेस, अपर सरफेस, है ना। और ऐसी लीफ जिसमें दोनों सरफेस पे स्टोमेटा की संख्या बराबर बराबर ना हो ना, उसे कहते हैं एनाइसोस्टोमेटिक लीफ। ऐसी लीफ कहलाती हैं अनाइसोस्टोमेटिक। अनाइसो मतलब अनइक्वल, अनाइसोस्टोमेटिक होती हैं, स्टोमेटिक होती हैं। और ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं, आप जानते हैं कि लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा रहेंगे तो लोअर सरफेस पे लाइट कम पड़ेगा, इसलिए ट्रांसपिरेशन कम होता है। यानी सिंपली ये उपाय क्यों किया गया है प्लांट में, ये सिंपली टू मिनिमाइज या टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। तो आप आगे यहाँ जोड़ सकते हैं क्या, सिंपली क्या होता है, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर थ्रू रेस्पिरेशन या बाय रेस्पिरेशन, थ्रू रेस्पिरेशन। यहां पे हम दो टर्म यूज करेंगे, देखिए जैसा कि आपने कहा कि जब लीव्स में स्टोमेटा की संख्या बराबर बराबर ना हो तो इसको एनाइसो कहते हैं ना, ये आपकी हो गई एनाइसो स्टोमेटिक हो गई, ठीक। यानी जब दोनों सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा बराबर ना हो तो उस लीफ को कहते हैं एनाइसोस्टोमेटिक। आइसो मतलब होता है समान, एनाइसो मतलब डिफरेंट, बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन ध्यान दीजिए, जहां पर स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है वो कहलाती है हाइपर स्टोमेटिक, है ना। और जहां पे स्टोमेटा की संख्या कम होती है हाइपोस्टोमेटिक। हम यहाँ पे दो टर्म और यूज कर सकते हैं। देखिए डार्सल सरफेस कैसा होता है, डार्सल जो सरफेस ऑफ लीफ है वो कैसा होता है, और वेंट्रल सरफेस कैसा होता है, वेंट्रल सरफेस ऑफ डाइकॉट लीफ कैसा होता है। याद कर लीजिए इसको आप, जो डार्सल सरफेस वहां स्टोमेटा कम होते हैं ना, इसे कहते हैं हम लोग हाइपोस्टोमेटिक, ये कहलाता है हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक होता है, ये टर्म याद रखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अगर वेंट्रल सरफेस में स्टोमेटा की संख्या कम होती है तो कहलाता है हाई, नहीं हम गलत बोल गए, हाँ ठीक है, सही है। डार्सल पे स्टोमेटा की संख्या कम होती है ना, कम को हम लोग हाइपो कहते हैं, और वेंट्रल पे संख्या ज्यादा होती है इसे कहते हैं हाइपर स्टोमेटिक। ये होता है आपका हाइपर स्टोमेटिक। ये हमने आपको तीन टर्म यहाँ पे बता दिया, एक एनाइसोस्टोमेटिक, एक हाइपोस्टोमेटिक, और एक होता है हाइपर स्टोमेटिक, है ना। हाइपोस्टोमेटिक और हाइपरस्टोमेटिक। हाइपोस्टोमेटिक को पॉसीस्टोमेटिक भी कहते हैं, PAUCI, पॉसीस्टोमेटिक भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये तीन चार टर्म आप ढंग से याद रखेंगे यहाँ पे, कि एक एनाइसोस्टोमेटिक आ गया, ऐसे हाइपो को हम कहते हैं पॉसीस्टोमेटिक भी कहते हैं, याद रखिएगा, और हाइपरस्टोमेटिक तो है ही है। तो तीन चार टर्म आपको मिल गए। मतलब मैंने कहा कि डाइकॉट जो लीव्स होती हैं उसमें डार्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस अलग अलग सरफेस होता है, आप जानते ही हैं। डार्सल सरफेस में स्टोमेटा की संख्या कम होती है जनरली,
और वेंट्रल सरफेस पे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वेंट्रल सरफेस पे यानी लोअर सरफेस पे सनलाइट कम पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपिरेशन रेट वहाँ पे कम हो जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके लिए टेक्निकल टर्म थे कि जब स्टोमेटा की संख्या यहाँ पर अलग अलग होगी उसको एनाइसोस्टोमेटिक कहते हैं। तो डार्सल सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, इसको हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। और वेंट्रल पे स्टोमेटा की संख्या कम होती, सॉरी उल्टा बोल गए, डार्सल पे स्टोमेटा की संख्या क्या होती, कम होती है, तो इसको हम लोग हाइपोस्टोमेटिक या पासिस्टोमेटिक कहते हैं। और वेंट्रल पे स्टोमेटा की संख्या अधिक होती है तो इसको हम लोग हाइपरस्टोमेटिक कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो डाइकाट लीफ का ये हाल है। अब याद करिए मोनोकाट में क्या होता है। तो जो मोनोकाट जो लीफ होती है, याद रखिएगा, जो मोनोकाट प्लांट में जो लीव्स होती हैं, मोनोकाट जो लीव्स होती हैं, इनमें हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे दोनों सरफेस एक जैसा होता है ना। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल यानी कि दोनों सरफेस सेम होता है ना। आइसो मतलब हो गया सेम, आइसो मतलब सेम, बाई मतलब दोनों, और लेटरल मतलब सरफेस। आइसोबाइलेटरल लीव्स यहाँ पर होती हैं, है ना। तो इस तरह से जो मोनोकाट हमारे स्टेम होते हैं, लीव्स होती हैं, उनका दोनों सरफेस बिल्कुल समान होता है। और जब दोनों सरफेस समान होता है तो दोनों सरफेस पे स्टोमेटा की संख्या भी बराबर बराबर होती है, यानी इसे कहते हैं आइसोस्टोमेटिक लीफ होती है। ये कैसी होती हैं? ये होती हैं आइसोस्टोमेटिक। आइसोस्टोमेटिक मतलब क्या है कि दोनों सरफेस पे स्टोमेटा की संख्या बराबर बराबर होती है, यानी बोथ द surfaces of monocot leaves have बराबर बराबर संख्या होती है, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, यहां बराबर बराबर होता है, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा, ये होता है, स्टोमेटा होता है। ठीक, ये तो जनरल सी बात है, ये हमको मालूम होना ही चाहिए। स्पेशल बात क्या है, कहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक बात समझना है कि स्टोमेटा क्या होता है, किस लिए होता है। तो स्टोमेटा जो होते हैं, ध्यान दीजिए, स्टोमेटा कंट्रोल्ड पोर होते हैं। मतलब इनका जो पोर होता है, ये जो होता है कभी वाइडर होता है, कभी नैरो होता है। स्टोमेटा कभी ओपन होते हैं और कभी क्लोज होते हैं, ठीक है ना। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड पोर होते हैं। और वो किस लिए होते हैं? तो सिंपली होते हैं टू इंश्योर द गैसियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। ये बात मैं नोट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेट्स, ये क्या होते हैं, याद रखिएगा, ये कंट्रोल्ड पोर होते हैं, यानी इनका डायमीटर घटता बढ़ता रहता है। ये क्या होते हैं? कंट्रोल्ड पोर्स होते हैं, कंट्रोल्ड पोर्स। और काम क्या है? टू इंश्योर द गैसियस एक्सचेंज, विद द एनवायरनमेंट, गैसेस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट। तो अपने इन्वायरमेंट से गैस एक्सचेंज कराना इनका काम होता है, इनका फंक्शन होता है। तो अपने इन्वायरमेंट से या एटमॉस्फेयर कह लीजिए, एयर से, बल्कि एयर कह लीजिए, इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट की जगह पे बेटर होगा हम एयर लिख दें, एयर से गैस एक्सचेंज कराते हैं, ठीक है ना। अब बताइए कि अगर कोई प्लांट आपका हाइड्रोफाइट है, याद रखिए स्टोमेटा कहां पर पाए जाएंगे, खुद जरा सोचिए कि स्टोमेटा का काम क्या है? एयर से गैस एक्सचेंज कराना है, वाटर से नहीं, एयर से। तो अब ध्यान दीजिए जरा सा कि अगर आपका फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, अगर वो तैर रहा है पानी पे, तो आप जानते हैं जो लोअर सरफेस होगा वो वाटर के कांटेक्ट में होगा और अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा। तो जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट होते हैं उनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं पाए जाते, और अगर होंगे भी तो नॉन फंक्शनल होंगे, यानी रूडिमेंट्री होंगे। ये स्पेशल पॉइंट है। आप तो कह रहे हैं कि लीफ में भाई डाइकाट का होगा, दोनों सरफेस पर होंगे, अपर सरफेस पे कम होगा, लोअर पे अधिक होगा। मोनोकाट का होगा, दोनों सरफेस पर बराबर बराबर होगा। ठीक है, सही है। लेकिन जब हाइड्रोफाइट में आप आएंगे
तो आपको यही लाइन याद रखना चाहिए कि क्या होते हैं, ये सिंपली क्या होते हैं, टू इंश्योर द गैसियस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट, मतलब एयर, ये एयर से गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। इसका मतलब कि जो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा वहीं पर स्टोमेटा होंगे और अदरवाइज ये नहीं होंगे। तो 2 पॉइंट आप याद रखिए कि जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, अगर किसी की पत्तियां पानी पे तैर रही हैं, जैसे मान लिया आपका, आप जानते हैं निलंबियम यानी कि जो कमल है, ठीक है, वहां पे क्या निकालेगा, ऐसे पत्तियां तैर रही होती हैं, तो जो सरफेस वाटर के कांटेक्ट में है ना, उसमें स्टोमेटा या तो होंगे ही नहीं, होंगे भी तो नॉन फंक्शन होंगे, और जो एयर के कांटेक्ट में वहां पर स्टोमेटा होंगे। यानी जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं उनके खाली लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं, या सॉरी नहीं होते हैं, लोअर स्टोमेटा नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो नॉन फंक्शनल होते हैं। और जो सबमर्ज्ड हैं, जो पूरी तरह से पानी में डूबे हैं, आप जानते हैं वहां तो स्टोमेटा बिल्कुल होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। मंजू, हाइड्रोफाइट से काम नहीं चलेगा। हाइड्रोफाइट में भी कौन सा, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपका फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, तो फ्री फ्लोटिंग मतलब क्या है कि अपर सरफेस पानी में नहीं डूबा है, अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में है, और खाली लोअर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में है। तो जो लोअर सरफेस होगा उसमें या तो स्टोमेटा होंगे नहीं, या फिर क्या होंगे, होंगे तो नॉन फंक्शन होंगे, लेकिन अपर सरफेस पर होंगे। लेकिन वही अगर मान लीजिए अगर सबमर्ज्ड है, पूरी तरह से पानी में डूबा है, तो दोनों सरफेस में कहीं पर भी या तो स्टोमेटा होंगे नहीं, और होंगे भी तो नॉन फंक्शनल होंगे। ठीक है ना, आपको योग मेरी बात आप समझ गए। हाँ बिल्कुल, समझ में आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है। तो हमें पॉइंट नोट कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि लीव्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स have stomates on their upper surface, है ना। लोअर का क्या हाल होगा कि लोअर सरफेस या तो होगा ही नहीं, लोअर सरफेस इधर लैक सिस्टोमेट, या तो होगा ही नहीं, लैक सिस्टोमेट, और नहीं तो क्या अगर होगा भी तो रूडिमेंटरी नॉन फंक्शन, और हैज रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल, रूडिमेंट्री मतलब होता है नॉन फंक्शनल, स्टोमेट्स। ये पॉइंट जरा याद रखिएगा आप लोग, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जो लीव्स ऑफ कितना फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट में क्या कर रहे हैं, हैव स्टोमेट्स ऑन कहां पे, देयर अपर सरफेस, अपर सरफेस पे होती हैं, अपर सरफेस पर होती हैं। और जो लोअर सरफेस कैसा होता है, इधर लैक सिस्टम, या तो स्टोमेटा होते नहीं, या अगर होते भी तो हैज क्या होता है, रूडिमेंट्री मतलब नॉन फंक्शनल स्टोमेटा होता है ना। तो खाली अपर सरफेस पे स्टोमेटा होगा, वो फंक्शनल भी होगा, लेकिन लोअर सरफेस पे स्टोमेटा या तो नहीं होगा, और होगा भी तो नॉन फंक्शनल होगा, रूडिमेंट्री होगा। तो इसकी कहानी है लीव्स ऑफ फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, यानी ऐसा हाइड्रोफाइट जिसका लोअर सरफेस, जिस लीफ का लोअर सरफेस वाटर के कांटेक्ट में है, लेकिन अपर सरफेस एयर के कांटेक्ट में है। तो अगर हमको ये कॉन्सेप्ट पता हो कि स्टोमेटा क्या होते हैं, वो एयर से गैस एक्सचेंज कराते हैं, तो जो एयर के कांटेक्ट में होगा वहां पर स्टोमेटा होगा, और जो वाटर के कांटेक्ट में होगा वहां स्टोमेटा नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए अगर हम चले गए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट में, तो लीव्स ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, जो पूरी तरह डूबा होता है, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इनका क्या हाल है भाई, तो इनका हाल है कि या तो इसमें स्टोमेटा होगा ही नहीं, लीव्स ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स क्या है, इधर या तो होगा ही नहीं, इधर
लाइक स्टोमेट्स या तो होंगे नहीं और है क्या, नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल स्टोमेट्स। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। लीफ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इस तरह से हमने स्टोमेटा के बारे में भी डिटेल में सारी बात आपसे कर लिया कि किस प्रकार के लीफ में स्टोमेटा होता है, कहाँ पे स्टोमेटा नहीं होता है, कहाँ पे लोअर सरफेस पे होता है, कहाँ पे अपर सरफेस पे होता है, स्टेम में होता है, रूट में नहीं होता है, स्टेम में भी कहाँ पर नहीं होता है। तो इस तरह से एपिडर्मिस और इसके सारे के सारे जो यहाँ पर जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि आपने पढ़ा क्यूटिकल, उसके बाद से स्टोमेटा और उसके बाद से जो हेयर्स हैं, इन पर सारी बात हम लोग कर चुके। और इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और अगली क्लास में हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पे डिटेल में चर्चा करेंगे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारे क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड से भी क्वेश्चन आ सकता है, भाई कोई रोक तो है नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से जनरली क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। एपिडर्मल और वैस्कुलर यहाँ से क्वेश्चन हमारे भर भर के आते हैं, बन के क्वेश्चन बच्चे आते हैं। तो इसलिए हमने पहला वाला पार्ट ढंग से कर लिया है, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा। और जिन लोगों ने मान लिया, अगर आज असल में लग रहा है कि वहाँ पे मैसेज भेजने में अशोक जी से गलती हो गई, नहीं भेजा था, तो आप लोग शायद नहीं जुड़ पाए थे। तो जो लोग ना लाइव देख पा रहे हो, वीडियो को आप देख लीजिएगा, देख के रिवाइज कर लीजिएगा, और जब भी आप जुड़ेंगे तो जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, हालांकि हम भी बीच बीच में आप क्वेश्चन बताते ही रहते हैं, कराते रहते हैं और आगे भी करा देंगे। लेकिन एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़िएगा। पढ़ने का तरीका कैसा है कि एपिडर्मिस में रूट में कैसा होता है, स्टेम में कैसा होता है, लीफ में कैसा होता है, रूट हेयर कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है, ऐसे जो यूनिट कहाँ पे यूनिसेलुलर है कहाँ पे मल्टीसेलुलर है, स्टोमेटा कहाँ पे है कहाँ स्टोमेटा नहीं है, क्यूटिकल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे थिन है कहाँ पे थिक है, सब कुछ हमने डिस्कस किया, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है। तो इस तरह से इन सारी बातों को आप ढंग से देख लेंगे। हमने इस पे 2 लेक्चर अपने लगाए, याद रखिएगा आप लोग। इसको लोग आधे घंटे में निपटा देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं इसलिए हमने डिटेल में हर पॉइंट को हमने कंपेरिजन करा हमने डिस्कस किया है। इस तरह से एपिडर्मिस जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसमें कैसा भी क्वेश्चन आएगा कोई आपसे गलत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।